तो दोस्तों आपने धुरंधर मूवी तो देख लिया होगा। अब इसकी पीक डिटेलिंग के बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में ये कहा गया है कि ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। तो चलिए हम इसके रियल फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। आखिर इसमें जो ट्रू इवेंट्स दिखाए हैं वो कब हुए हैं और कैसे हुए हैं, और असलियत में उन सभी के साथ क्या हुआ है जिनकी स्टोरी हमें दिखाई गई है कि वो कैसे मरे हैं या कैसे उनके साथ फंसे हैं। इसमें काफ़ी कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें बात करना है, तो शुरू करते हैं। इसमें जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जो बड़े साहब है वो दाऊद इब्राहिम है। फिर आता है जहूर मिस्त्री, जमील जमाली, उज्जैर बलोच, अतीक अहमद। इसमें यहाँ तक कि अतीक अहमद के बारे में भी दिखाया गया है कि उसका आईएसआई से लिंक था। तो पता करते हैं कि आखिर ऐसा था या नहीं, और नोटबंदी के वक्त आखिर हुआ क्या था। और इसमें हमें जावेद खनानी के बारे में भी जानेंगे, और क्या असल में वो नोटबंदी की वजह से ही मारा गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं बड़े साहब, जो कि इस मूवी में बता दिया गया है कि बड़े साहब दाऊद इब्राहिम है। दाऊद इब्राहिम के बारे में इस मूवी में 90s के बाद उसकी कोई फोटो देखी ही नहीं है, और एक्चुअली में दाऊद अब 70 ईयर्स का हो चुका है। आपने उसमें देखा होगा एक व्हाइट हाउस, उसका जो एड्रेस है व्हाइट हाउस 13 क्लिफ्टन मूवी में दिखाया गया, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है कराची में, और यूएनएससी के द्वारा उस एड्रेस को लिस्ट किया गया हुआ है कि वो दाऊद की प्रॉपर्टी है कराची में। हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली मना किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि दाऊद को कराची में आईएसआई ने ही पनाह दे रखी है, और उसका घर का जो एड्रेस है वो यूएनएससी और एफएटीएफ लिस्ट में आ चुका है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि दाऊद किस तरह से कंट्रोल करता है इंडिया के इलेक्शंस को। अब इसका तो हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, पर इसी से जुड़ा हुआ एक कैरेक्टर है अतीक अहमद, जो कि यूपी का गैंगस्टर था। उस पर हम आगे बात करेंगे। दाऊद के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो बहुत बीमार चल रहा है, और अगर आपको पता हो तो एक्चुअली में 2023 में एक न्यूज़ आई थी कि उसे पॉइजन दिया गया था, जिसकी वजह से वो एडमिट भी हुआ था, और वो कराची में ही था। पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मना किया। इवन जो दाऊद का राइट हैंड है छोटा सकील, उसने मीडिया में आके ये कहा था कि दाऊद एकदम अच्छे हैं। पर कहीं ना कहीं धुरंधर 2 इसी चीज को इंस्पिरेशन लेकर दाऊद के इस नए लुक को दिखाया, जो कि दाऊद का लुक बहुत ही शॉकिंग था। क्योंकि हम जितने भी नोन सोर्सेस से जानते हैं, दाऊद की लास्ट फोटो 90s के बाद कभी किसी ने देखी ही नहीं है। किसी को नहीं पता है कि दाऊद जिंदा है या मरा है, और वो दिखता कैसा है आजकल। तो क्या ये सच हो सकता है कि उसे जहर दिया जा चुका है? दाऊद की लाइफ पे एक बुक भी लिखी गई है, डोंगरी टू दुबई करके। उसमें राइटर ने दावा भी किया है कि दाऊद बीमार रहता है। अब हम आते हैं अगले कैरेक्टर पे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, अतीक अहमद। तो क्या सच में अतीक अहमद का लिंक आईएसआई से था? देखिए, इसका कोई ठोस सबूत तो नहीं है, पर जब लास्ट टाइम अपने मरने से पहले वो कस्टडी में गया था पुलिस के पास, तो पुलिस के चार्जशीट से ये पता चला है कि अतीक अहमद ने खुद ये बयान कबूला था उनके सामने कि उनके लिंक आईएसआई से था, और जितने भी किलिंग्स, एक्सटॉर्शन होते थे, इसके लिए उसे गन्स पाकिस्तान से ही आते थे, जो कि आईएसआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था। पर शॉकिंग बात यह है कि इसका जिक्र जैसे ही अतीक अहमद ने किया था लास्ट टाइम, उसके बाद वो मारा गया। अब मूवी में एक और सीन दिखाया गया है कि नोटबंदी के पहले जितने भी जाली करेंसी थे, उन्हें अतीक अहमद के द्वारा ही इंडिया में भेजा जाना था। पर आपको बता दूं कि रियल लाइफ में इसका कोई सबूत नहीं है कि उसने फेक नोट इधर उधर किए थे, पर उसके लिंक आईएसआई से जरूर मिले हैं। वो गन्स मंगवाता था आईएसआई के द्वारा ही। उसके पास जो हेवी गन्स आते थे, AK-47 वगैरह, वो सारे आईएसआई के द्वारा प्रोवाइड किए जाते थे, ऐसा उसने कबूला था। पर जो फेक करेंसी की बात है, ये प्रूफ नहीं हो सकी, और ना इसका कोई जिक्र मिला है कि उसने फेक करेंसी भी ऐसे मंगवाया था। उसके जो आर्म्स और सप्लाईज होते थे, वो आईएसआई के द्वारा कश्मीर बॉर्डर पे भेजे जाते थे। वहां से अतीक अहमद के गुर्गे उन सप्लाईज को यूपी में उसके पास लाने का काम करते थे, और इवन यूपी में जो किलिंग्स करता था वो उन्हीं गन का उपयोग करता था जो आईएसआई के द्वारा प्रोवाइडेड था। अब नोटबंदी से आता है एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, वो है जावेद खनानी। तो जावेद खनानी आखिर कौन था? जावेद खनानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी करेंसी एक्सचेंज कंपनी थी, उसका वो डायरेक्टर था, खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल। इसका नेटवर्क सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूएई से लेकर कनाडा तक फैला हुआ था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे वो एक्चुअली में हवाला का काम किया करता था। इसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट ने उसे ब्लैकलिस्ट भी किया था, और इवन उसके सारे बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज किए गए थे। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के जो पैसे होते थे, उनका हवाला वही किया करता था, और ऐसे ही बहुत सारे टेरर फंडिंग में वो पैसे एक्सचेंज कराया करता था। अब आते हैं फिल्म के सबसे बड़े ट्विस्ट पे। 8 नवंबर 2016 को जब इंडिया में नोटबंदी हुई, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, जो मूवी में दिखाया गया है। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। नोटबंदी के ठीक 26 दिन बाद, यानी 4 दिसंबर 2016 को
जावेद खनानी असलियत में अपनी ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जिसका नाम था सैमा टावर, उसकी 8वीं फ्लोर से वो नीचे गिरा हुआ मिलता है और वहां की पुलिस ने उसे सुसाइड या हादसा कहा। पर आप टाइमिंग देख सकते हो कि कैसा है। क्या सच में ये सुसाइड था या फिर जो धुरंधर 2 में दिखाया गया है इससे कुछ ऐसा मिलता जुलता हुआ था। हम जानते हैं कि यहाँ पे हमजा का कैरेक्टर काफी सारे स्पाइस का मिक्स है, तो क्या हमारे इंडियन स्पाइस का हाथ था इसमें, जो अननोन गनमैन। आगे मैं अननोन मैन पे भी बात करूंगा जो धुरंधर में दिखाया गया है। क्या ये सच में इंडियन इंटेलिजेंस का प्लान था। फैक्ट तो यही कहते हैं कि जावेद खनानी डी कंपनी का मैनेजर था और नोटबंदी की वजह से उसके कारोबार पे असर भी पड़ा था। दूसरा कारण ये भी था कि यूएस के द्वारा उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से भी उसका नेटवर्क धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नोटबंदी के ठीक 3 हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। आपको क्या लगता है कि ये जो जावेद खनानी से जुड़ी हुई स्टोरी है, क्या ये सच है और हमारी इंडियन इंटेलिजेंस ने ऐसा किया है। और भी आपको फैक्ट्स के बारे में जानना है तो कमेंट करके आप बताइए कि आपको और क्या क्या जानना है। मैं आगे अननोन मैन के बारे में पूरी डिटेल रिसर्च लेकर आऊँगा कि कैसे अननोन मैन के द्वारा कनाडा पाकिस्तान में एलिमिनेट्स हुए हैं और क्या ये अननोन मैन सच में इंडियन इंटेलिजेंस के ही लोग हैं।